गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीकॉम थर्ड ईयर के लिए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें से भी एक सब्जेक्ट इनकम टैक्स स्टार्ट कर रहे हैं। आपके पास प्रैक्टिकल में इनकम टैक्स है, जीएसटी है और बजटिंग का पेपर है। उसमें दो इनकम टैक्स और जीएसटी ये दोनों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स प्रैक्टिकल पोर्शन में है। बजट में से कुछ पोर्शन प्रैक्टिकल है, कुछ थ्योरेटिकल भी रहता है। इनकम टैक्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। कब इनकम पे टैक्स लगता है, क्या कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती है, कैसे इनकम निकाली जाएगी, कैसे इनकम पे टैक्स लगेगा, टैक्स के क्या प्रोसीजर रहेंगे, इन सब को अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। इनकम टैक्स क्या होती है। जब तक आप इस फील्ड में नहीं आएंगे, जब तक आपको ऐसा लगेगा कि सर इनकम टैक्स अर्निंग पे भी कोई टैक्स देता है क्या, लेकिन अर्निंग काम क्या आती है। जो भी आदमी इनकम टैक्स भरता है तो वो कंट्री के डेवलपमेंट में, देश के विकास में काम आता है। हम जो भी पेमेंट गवर्नमेंट को करते हैं, गवर्नमेंट वापस उसे हमें ही रिटर्न करती है। वो रोड बनाती है, डैम बनाती है, हाईवे बनाती है, कोई भी जो व्यक्ति गरीब हैं उनको खाना खिलाती है, उनको पेंशन देती है। जो भी काम देश के डेवलपमेंट के लिए करना है तो सबको साथ लेकर वो इन टैक्सेस के पैसों को यूटिलाइज करती है। गवर्नमेंट अपनी रेवेन्यू वापस जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है पब्लिक में ही खर्च कर देती है, तो ये वापस रिटर्न गवर्नमेंट अपने को ही करती है। चलिए, अपने तो इनकम टैक्स के बारे में बात करें तो आज के इंट्रोडक्शन करते हैं कि इनकम टैक्स होता क्या है। गवर्नमेंट की रेवेन्यू के दो मेजर सोर्स हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्सेस होते ही दो तरह के हैं, पहला डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। इसमें दो टैक्स हैं, इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स। वेल्थ टैक्स तो अब है नहीं, सिर्फ इनकम टैक्स ही रह गया। इधर कई सारे टैक्सेस को मिलाकर एक टैक्स कर दिया, जीएसटी, कस्टम। इनडायरेक्ट टैक्स में अभी भी कई सारे टैक्स हैं, उनमें 16-17 टैक्स को मिलाकर एक टैक्स कर दिया था, उसका नाम था जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक कस्टम्स है ही। बाकी जो अदर इनडायरेक्ट टैक्स हैं वो भी इनडायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में। डायरेक्ट टैक्स में सिर्फ इनकम टैक्स ही अपने पास है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या अंतर। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में ये अंतर होता है कि डायरेक्ट टैक्स असेसी से डायरेक्ट वसूल किया जाता है, वो पर्सनल टैक्स है, वो असेसी को डायरेक्ट दिखता है, जा रहा है। इनडायरेक्ट टैक्स नज़र नहीं आता है, और नज़र नहीं आता है तो आदमी को उसका ज़्यादा वो भी नहीं रहता कि मैंने टैक्स पे किया। आप अभी स्टूडेंट है लेकिन फिर भी आपने इनडायरेक्ट टैक्स तो कई बार चुकाया होगा। आपने शर्ट खरीदी रेडीमेड तो इस पर 5% जीएसटी दिया, आपने चश्मा खरीदा उस पर जीएसटी दिया, शूज़ खरीदे उस पर जीएसटी दिया। इनडायरेक्ट टैक्स हर असेसी रोज रूटीन में कई बार चुकाता है, तो उसको ये पता ही नहीं कि उसने अभी तक कितना टैक्स चुका दिया। पेट्रोल भरवा रहे तो उस पर कितना इनडायरेक्ट टैक्स अपन दे रहे हैं पेट्रोल डीजल पर। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है जिसको वसूल करती गवर्नमेंट लेकिन पता नहीं चलता, वो तो कहलाता है इनडायरेक्ट। और डायरेक्ट टैक्स वो है जो डायरेक्ट पता चलता है कि साहब ये पैसा मेरे यहाँ से गया है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, और वो है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स, अब आप कईयों के क्वेश्चन भी आएगा दिमाग में, सर जब इनडायरेक्ट टैक्स पता नहीं चलता है, वसूल हो जाता तो फिर डायरेक्ट टैक्स क्यों। तो ये सवाल गवर्नमेंट के पास भी कई बार आता है कि साहब जब इनडायरेक्ट आप वसूल कर ही रहे हो, पेट्रोल पे आप हमसे इतना पैसा ले रहे हो, कोई भी काम हो, टेलीफोन हो, पेट्रोल हो, केबल हो, किसी पे भी कोई भी गुड्स खरीदें बेचें, सब पे आप इनडायरेक्ट टैक्स ले रहे हो, फिर डायरेक्ट टैक्स की क्या जरूरत है। लेकिन गवर्नमेंट की पावर डायरेक्ट टैक्स है। इनकम टैक्स हर कंट्री में हर जगह लगता है, कुछ कंट्री छोड़े अपन, पूरे वर्ल्ड में इनकम टैक्स है। और इनकम टैक्स सरकार को पावर देता है कि कोई भी आदमी 2 नंबर से कोई भी पैसा अर्न करे तो उसको कंट्रोल करना है, इसलिए इनकम टैक्स। और इनकम टैक्स एक ऐसा टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स तो सब पे समान लगता है, इक्वल। डायरेक्ट टैक्स इक्वल करता है, जो जितना ज़्यादा अर्न करेगा उसको उतना ज़्यादा इनकम टैक्स चुकाना है, जो जितना कम अर्न करेगा उतना कम चुकाना है। इनकम टैक्स के आप स्लैब देखेंगे तो 5%, 10%, 20%, 30%, तो जो जितना ऊपर जाएगा उसका टैक्स उतना बढ़ता जाता है।
और जो जितना कम कमाता है उतना टैक्स कम होता जाता है। तो डायरेक्ट टैक्स वसूल उनसे किया जाता है जो वास्तव में रिच पर्सन है, ज़्यादा अर्निंग करते हैं, उनसे ज़्यादा वसूल किया जाता है। जो कम कमाते हैं, नहीं कमाते हैं, उनसे वसूल नहीं किया जाता है। जनरली आपने सुना होगा 2,50,000 तक लगता ही नहीं है। अभी इस लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख कर दिया, लेकिन कुछ कंडीशन के साथ। तो उतनी इनकम तक डायरेक्ट टैक्स लग ही नहीं रहा। उसके बाद लगेगा तो स्लैब में लगेगा, और जो जितना कमाएगा उतना ज़्यादा टैक्स पे करेगा। तो 30%, कई जगह 30 से भी ऊपर जा रहे हैं अपन, 10% सरचार्ज, 15% सरचार्ज आ जाता है, तो 35% तक। तो जो आदमी 1 करोड़ कमा रहा है, 1 करोड़ से ज़्यादा कमा रहा है, 35%, 36% तक इनकम टैक्स चुकाता है। डायरेक्ट टैक्स वसूल किया जाता है जैसी जैसी अर्निंग है वैसे, और इनडायरेक्ट टैक्स इक्वल वसूल होता है, क्योंकि इनको कोई लेना देना नहीं, कौन आदमी कैसा है, उनके तो एक जैसा इनडायरेक्ट टैक्स लगता है। अपने को पढ़ना है डायरेक्ट टैक्स। तो अपन आज स्टडी करेंगे इनकम टैक्स क्या होती है। ठीक है सर, तो अपन इनकम टैक्स को स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स। चलिए, इनकम टैक्स एक्ट 1961। 1 अप्रैल 1962 से ऑल इंडिया में इनकम टैक्स लागू है। इसका नाम है इनकम टैक्स एक्ट 1961, और 1 अप्रैल 1962 से ये एक्ट पूरे इंडिया में लागू है। इस एक्ट में हमेशा कुछ ना कुछ अमेंडमेंट होते रहते हैं, कुछ ना कुछ नई चीज़ें आती रहती, इसीलिए हर साल इनकम टैक्स की बुक आपको नहीं लेनी पड़ती। पुरानी बुक काम नहीं आती इनकम टैक्स की, और जीएसटी की बुक आपको नहीं लेनी पड़ती, क्योंकि टैक्सेस हैं, कोई ना कोई अमेंडमेंट, मॉडिफिकेशन, नोटिफिकेशन, कुछ ना कुछ आते रहेंगे, आपको नई बुक लेनी ही पड़ेगी। चलिए, इनकम टैक्स लगता कब है, तो पहले तो जनरल बात करते हैं। आपकी भी बात आएगी माइंड में, तो यही आएगी भाई इनकम हो तो इनकम टैक्स, और जब इनकम ही नहीं तो कौन सा टैक्स। तो सिंपल सी डेफिनेशन यही है कि अगर कोई पर्सन इंडिया में इनकम अर्न करेगा तो इनकम टैक्स चार्ज होगा, और इंडिया में इनकम अर्न नहीं करेगा तो कोई इनकम टैक्स चार्ज नहीं होगा। लेकिन इनकम भी एक लिमिट के बाद इनकम टैक्स में आएगी। अगर कोई आदमी कम अर्निंग कर रहा है तो उसके इनकम टैक्स नहीं है, स्लैब के अनुसार है। आप जब पढ़ेंगे तो आपके माइंड में कई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे, तो ऑनलाइन भी आप मेरे से क्वेश्चन, उन प्रैक्टिकल क्वेश्चन के पूछ सकते हैं, क्योंकि दिमाग आपका चलेगा जब इनकम टैक्स के प्रोविजन देखते रहेंगे, तो अपना दिमाग चलेगा कि ऐसा नहीं ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं ऐसा हो जाए। जो आपके माइंड में क्वेश्चन आए वो आप मेरे से पूछ लें, ऑनलाइन क्वेश्चन पूछें, ऑनलाइन मैं इसका आंसर दे दूंगा, नहीं तो क्लास में वो जनरल समझा दूंगा वही क्वेश्चन कि इनकम टैक्स में ये ऐसा हो जाए तो क्या होगा। चलिए सर, इनकम टैक्स, कोई भी पर्सन इंडिया में इनकम अर्न करेगा तो इनकम टैक्स पे करेगा। इनकम टैक्स पे करेगा तो कब पे करेगा, उसको कब पता चलेगा इनकम टैक्स में कि हमें कब इनकम टैक्स को चुकाना है। तो उसके लिए अपने को 2 चीज़ें समझनी। पहले, आपने कहीं ऐसा सुना होगा 31 मार्च आ रहा है, बुक्स क्लोज करनी है, तो ऐसा आपने कहीं पढ़ा होगा कि भाई बुक्स क्लोज करनी है। ये बुक्स क्लोज होगी 31 मार्च को, तो ये बुक्स स्टार्ट कब हुई होगी? 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को बुक्स स्टार्ट हुई होगी, और मार्च 20 को ये क्लोज होगी। फिर क्लोज करने के बाद आप उसका क्या बनाएंगे? P&L। P&L बनाएंगे, उसके बाद अपने को पता चलेगा कि कितनी इनकम आई, फिर उस इनकम पर अपने को क्या चार्ज करना? इनकम टैक्स। तो एक ये सिंपल सा मेथड आपको समझ में आना चाहिए कि एक आदमी एक बार अर्न करता है, फिर उसकी बुक्स को कंप्लीट करता है, बुक्स को कंप्लीट करने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद इनकम का पता चलता है, और इनकम के बाद उस पर कितना टैक्स लगता है वो उसको पता चलता है। लेकिन ये सब पता कब चलेंगे? मार्च 20 के बाद। तो इसका मतलब मार्च 20 की बुक्स में टैक्स जब लगेगा तो मार्च 20 के बाद लगेगा। तो टैक्स लगाने का ईयर वैसे भी नेक्स्ट ईयर होता है, जो 2021 आएगा। इनकम अर्न करने का ईयर तो आपका आएगा 90 और 20, और टैक्स देने का ईयर कौन सा आएगा? 2021, क्योंकि वो आदमी उसके बाद ही उसका P&L, इनकम और टैक्स का डिसीजन ले पाएगा। इसलिए इनकम टैक्स में 2 चीजें एकदम क्लियर है। पहली, एक ईयर तो होता है जिसमें इनकम अर्न होती है, और दूसरा ईयर होता है जिसमें इनकम पर टैक्स
असेसमेंट होता है, चार्ज किया जाता है। तो आदमी 1 साल तो कमाता है और उसके नेक्स्ट ईयर में टैक्स चुकाता है। तो आपने कभी भी सुना हो तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कब करते हैं? मार्च निकलने के बाद जुलाई तक, सितंबर तक, नवंबर तक। इस साल और लेट है क्योंकि कोविड के कारण रिटर्न लेट फाइल होंगे, तो अभी नवंबर तक आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो मार्च का रिटर्न मुझे फाइल करना नेक्स्ट ईयर में, तो जिस ईयर में मुझे इनकम शो करनी है उस ईयर को तो बोलते हैं प्रीवियस ईयर। और जिस ईयर में टैक्स का पेमेंट करना उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। ये 2 चीजें अपन कम से कम इनकम टैक्स पढ़ेंगे तब 100 बार रिपीट होगी। प्रीवियस ईयर 1920, असेसमेंट ईयर 2021। दोनों का एक ही मीनिंग है। प्रीवियस ईयर 1920 में अर्न करेंगे, 2021 में टैक्स चुकाएंगे। वो कहे आपको 1920 की इनकम कितनी, तो भी आपको वही निकालनी। वो के 2021 में असेसमेंट में टैक्स कितने पे देना इनकम पे, तो भी वही निकालना। दोनों का एक ही मीनिंग है कि ये इस ईयर की इनकम पर नेक्स्ट ईयर में टैक्स का पेमेंट करेगा। हर असेसी एक ईयर कमाता है और उसके नेक्स्ट ईयर में टैक्स का पेमेंट करता है। इन 2 डेफिनेशन को आपके नोट्स में लिखा हुआ है, उसको आप देखें। तो पहली डेफिनेशन है असेसमेंट ईयर। क्या चीज़ होती है असेसमेंट ईयर? कि हम असेसमेंट ईयर किसको कहते हैं? तो सिंपल सी बात है, जिसमें इनकम असेस की जाए वो असेसमेंट ईयर। इनकम असेस की जाए उसको असेसमेंट ईयर, और असेसमेंट ईयर आता नेक्स्ट ईयर। जिस ईयर में इनकम अर्न होती है उसके अगला ईयर क्या कहलाता? असेसमेंट ईयर। हमारे बीकॉम में हमारे फिक्स है कि 1920 तो प्रीवियस ईयर है और 2021 असेसमेंट ईयर है। लेकिन फिर भी डेफिनेशन क्या हुई? तो डेफिनेशन ये हुई कि असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन है कि 12 मंथ का फिक्स पीरियड 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, 31 मार्च को एंड हो जाएगा, और इस इनकम पर उसको टैक्स, इस ईयर में जो टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर के एंड होते ही जो ईयर चलता है वो असेसमेंट ईयर है। ये हमेशा 12 मंथ का होता है, फिक्स होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को एंड होता है, और इसमें इनकम को असेस किया जाता है, उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। और हमारे असेसमेंट ईयर चलेगा 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक। तो प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर 2 डेफिनेशन अपने को बहुत जरूरी समझना। प्रीवियस ईयर क्या होगा? प्रीवियस ईयर को डिफाइन किया हुआ है असेसमेंट ईयर के जस्ट पहले एंड होने वाला ईयर प्रीवियस ईयर। असेसमेंट ईयर से जस्ट पहले एंड होने वाला ईयर असेसमेंट ईयर। जनरली तो ये 1920 है, लेकिन प्रीवियस ईयर 12 मंथ का वो जरूरी नहीं, ये आप ध्यान रखना। असेसमेंट ईयर हमेशा 12 मंथ का होता है, प्रीवियस ईयर 12 मंथ का वो जरूरी नहीं। अगर किसी आदमी ने नई शॉप खोली है, उसने शॉप खोली 1 सितंबर को, तो इसका प्रीवियस ईयर यहां से तो स्टार्ट होगा और यहां एंड हो जाएगा। अगर इसने 1 दिसंबर को शॉप खोली तो इसका प्रीवियस ईयर यहां से स्टार्ट होगा, यहां एंड। अगर उसने 1 मार्च को भी शॉप खोली तो भी उसका प्रीवियस ईयर 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक, 1 महीने का। और कई बार तो ऐसा होता है कि 31 मार्च को मॉर्निंग में इनॉग्रेशन किया तो भी उसका ईयर एंड कब हो जाएगा? इवनिंग में। प्रीवियस ईयर एंड 31 मार्च को होगा। स्टार्ट कब होगा वो डिपेंड करेगा आपके बिजनेस पे। आपका बिजनेस नया है तो आपका प्रीवियस ईयर कम भी हो सकता है, रेगुलर बिजनेस है तो 12 मंथ का हो जाएगा। किसी ने बिजनेस 1 मार्च को स्टार्ट किया तो 1 महीने का ही प्रीवियस ईयर है। किसी ने 1 जनवरी से स्टार्ट किया तो 3 महीने का प्रीवियस ईयर है। किसी ने सितंबर में स्टार्ट किया तो उसके अकॉर्डिंग उसका प्रीवियस ईयर चेंज होता रहेगा, लेकिन एंड 31 मार्च को होगा। ये नए बिजनेस में होता है, लेकिन उसका टैक्स देने के लिए असेसमेंट ईयर 12 मंथ का होगा। 2021 उसमें वो टैक्स देगा। जरूरी नहीं आदमी पूरे साल कमाए। किसी की लॉटरी खुली, 1 दिन के लिए लॉटरी खुलती, लेकिन टैक्स देने के लिए उसके पास पूरा 1 साल रहेगा। तो इनकम कमाई 1 दिन, लॉटरी खुल गई, और टैक्स देने के लिए उसके पास कितना टाइम रहेगा? पूरा ईयर। 2021 पूरे ईयर में टैक्स चुकाएगा। तो असेसमेंट ईयर हमेशा 12 मंथ का होता है, प्रीवियस ईयर हमेशा 12 मंथ से कम का हो सकता है।
अगर बिजनेस नया है तो 2 महीने का हो सकता है, 1 महीने का हो सकता है, 1 दिन का हो सकता है, 1 साल का हो सकता है। तो ये अपने डिपेंड करता है नए बिजनेस में, वरना तो ये भी पूरे साल का है, ये भी पूरे साल का। 1 साल अर्न करो, दूसरे साल इनकम पे टैक्स चुकाओ। जब भी अपन इस बारे में सोचेंगे प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर, तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि साहब कोई जरूरी क्या टैक्स दें? क्या हम टैक्स की चोरी नहीं कर सकते? असेसमेंट ईयर में हम गायब हो जाएं, भीलवाड़ा छोड़ के चले जाएं, तो इनकम टैक्स वाले हमसे कैसे टैक्स वसूल करेंगे? तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आप क्लास में होंगे तो आपके माइंड में आएंगे ही आएंगे कि सर 1 साल कमाने का, उसके बाद 1 साल बाद में टैक्स लेना, तो अगले साल तक तो पैसे ही नहीं बचेंगे, तो टैक्स कौन सा? और वो आदमी गायब हो जाए तो कैसा टैक्स? तो गवर्नमेंट को भी इस चीज़ का पता है कि भाई आदमी गायब हो जाए तो कैसा टैक्स, लेकिन गवर्नमेंट उससे हैंड टू हैंड टैक्स मांगेगी कैसे? जब तक उसका P&L नहीं बनेगा, बुक्स नहीं बनेगी, इनकम नहीं आएगी, टैक्स कैसे मांगेगी? और रही बात पैसे खत्म हो जाने की, तो सरकार ने कहा भाई इस ईयर की इनकम खत्म हो गई, लेकिन इस ईयर का जो टैक्स है वो अभी ड्यू है, तो आप जो नेक्स्ट ईयर में कमाओगे उससे उसका टैक्स चुका दो, फिर अगले साल जो कमाओगे उससे उसका चुका दो। तो टैक्स आपको नेक्स्ट ईयर की इनकम से पिछले साल का चुकाना, फिर नेक्स्ट ईयर से उसके पिछले साल का चुकाना है। सरकार ये मानते हुए चल रही है कि एसएससी ईमानदार है, कमाएगा तो उसका जो टैक्स की लायबिलिटी वो चुकाएगा। तो अपन ये जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन अपने माइंड में आएंगे, सर क्या इनके भी टैक्स है? क्या सर ये भग नहीं सकता? क्या सर ये जा नहीं सकता? क्या इसको इनकम टैक्स देना ज़रूरी है? मैं कमा कर अमेरिका चला गया तो मेरे से टैक्स कैसे लेंगे? तो ऐसे कई क्वेश्चन आपके दिमाग में आएंगे। क्या कोई आदमी माइनर है तो क्या टैक्स देगा? तो इस तरह के क्वेश्चन आपके माइंड में बार बार आएंगे, और आपके माइंड में इस तरह विचार भी आ सकते हैं कि सर मैंने कमा के मैं भिलवाड़ा ही छोड़ दूं, जयपुर शिफ्ट हो जाऊं तो कैसे टैक्स लेंगे? तो आप इन चीज़ों को समझें कि टैक्स देने वाले पर्सन कुल इंडिया में है कितने? 6 करोड़। कितने परसेंट हुए? 130 करोड़ तो अपन ही है, 4% कुल आदमी जो टैक्स दे रहे हैं। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सर हर आदमी को ट्रेस आउट कर सके सरकार, लेकिन जिसको ट्रेस आउट कर पाएगी उससे टैक्स लेगी, और वो जब भी ट्रेस आउट हो जाएगा 2 साल 5 साल बाद भी, तो उससे वहाँ से लेकर आज तक का ब्याज लेगी। तो सरकार के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो पर्सन से टैक्स कलेक्ट कर ही लेगी, लेकिन जिसके बारे में उसको इन्फॉर्मेशन आ गई उसका टैक्स नहीं छोड़ेगी, ये निश्चित है। आप यहाँ से कमाकर जयपुर चले गए, कोई एतराज़ नहीं, आपने कैश में कमाया तो आप उसको छुपा भी सकते हैं, लेकिन अगर आपने बैंक से एंट्री ली और कमाई तो फिर वो आपको कहीं भी ट्रेस आउट कर लेंगे, चाहे इंडिया में कहीं भी हो। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आए तो अपन इस तरह से समझ सकते हैं कि सर कोई आदमी कैश में कमा रहा है और बैंक में ट्रांजैक्शन नहीं हुआ और कमा के चला गया, तो गवर्नमेंट को पता नहीं चला तो कोई बात नहीं, हो सकता है सरकार उस पर टैक्स नहीं ले। गाँवों में तो कई लोग ऐसे ही कमाते हैं और टैक्स नहीं देते। लेकिन अगर कोई ट्रांजैक्शन बैंक से हो गया तो अभी बहुत ज़्यादा जोर है, कैश में ट्रांजैक्शन मत करो, बैंक से करो। जोर इसीलिए है कि वो बैंकिंग ट्रांजैक्शन में आ जाएगा तो फिर वो आइडेंटिफाई हो जाएगा, फिर उसकी इनकम पर टैक्स गवर्नमेंट ले लेगी। फिर वो आदमी चाहे भिलवाड़ा छोड़ के जयपुर चला जाए तो भी नहीं बचेगा, और जयपुर से मद्रास चला जाए तो भी नहीं बचेगा। तो जब तक एसएससी आइडेंटिफाई नहीं होता है तब तक टैक्स कलेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन आइडेंटिफाई होने के बाद वो चाहे 5 साल पहले का टैक्स हो तो भी गवर्नमेंट उसको इंटरेस्ट और पेनल्टी के साथ रिकवर करेगी, ये आप ध्यान रखें। फिर भी ऐसा ऑप्शन है कि सर कोई आदमी इंडिया ही छोड़ देगा तो टैक्स कहाँ से लोगे? तो ये आपके माइंड में आएगा ही आएगा कि सर ये 1 साल बाद टैक्स लेना है तो हम तो इंडिया ही छोड़ के चले जाएंगे, तो कहाँ से लोगे? तो ऐसे क्वेश्चन बार बार क्लास में आते हैं कि साहब प्रीवियस ईयर में कमाया और असेसमेंट ईयर में हमने इंडिया छोड़ दिया तो कौन सा टैक्स? सरकार को भी इन चीज़ों का पता है, इसलिए उन्होंने कुछ एक्सेप्शन लिखे हैं इसके। हर आदमी प्रीवियस ईयर में अर्न करेगा, असेसमेंट ईयर में टैक्स का पेमेंट करेगा, लेकिन कुछ अपवाद उन्होंने लिखे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कमाएंगे प्रीवियस ईयर में और टैक्स भी प्रीवियस ईयर में ही देंगे। उसमें ऐसे लोग हैं जो इंडिया छोड़ के परमानेंट आउट ऑफ इंडिया शिफ्ट हो रहे हैं, कोई आदमी अपना बिजनेस बंद कर रहा है, कोई आदमी नॉन रेजिडेंट और शिपिंग बिजनेस से इनकम कर रहा है यहाँ पर, कोई ट्रस्ट या कोई क्लब बनाया जो कंप्लीट हो गया और अब वो बंद कर रहे हैं उस ट्रस्ट या क्लब को। तो ऐसे 5-6 एग्जाम्पल उन्होंने लिखे हुए हैं कि जो आदमी असेसमेंट ईयर में आइडेंटिफाई नहीं होंगे उनको हर हालत में प्रीवियस ईयर में टैक्स देना पड़ेगा, जैसे ही वो अर्न करेंगे टैक्स देंगे। जैसे नॉन रेजिडेंट,
इसके कोई शिपिंग बिजनेस से इनकम हुई, ये यूएसए से इंडिया में शिप लेकर आया और इंडिया में शिप लाया। शिप तो आप जान ही गए, मैं शिप बना नहीं रहा हूँ, लेकिन अब क्योंकि एग्जाम्पल देना है इसलिए एक फ़ोटो बना देता हूँ शिप का। जैसा भी बने ये आप समझ लेना, क्योंकि अपने इनकम टैक्स की क्लास है, ड्राइंग की क्लास नहीं है ना। एक शिप इंडिया आया, ये इंडिया पोर्ट पे आएगा शिप और यहाँ पर लाखों टन माल उतारेगा और वापस यहाँ से लोड करके वापस यूएसए भी ले जाएगा। अब ये आदमी असेसमेंट ईयर में यहाँ आएगा नहीं आएगा पता नहीं, लेकिन ये यहाँ से जितना सामान लोड करके ले गया तो लाखों टन माल जाता है, इसमें टनों में माल जाता, तो उसका अमाउंट भी बना ज़्यादा, 50 लाख रुपए का फ्राइट का पैसा बन गया कि साहब यहाँ से माल यूएसए छोड़ूंगा, 50 लाख रुपए का माल लोड कर लिया। अब ये आदमी यहाँ से शिप लेकर यूएसए चला गया तो इसने 50 लाख रुपए की रेवेन्यू यहाँ से कमाई और अब यूएसए चला गया, तो अब इसको कहाँ ढूंढेंगे असेसमेंट ईयर में। तो ऐसी चीज़ों को अपवाद में लिखा हुआ है कि इनसे हैंड टू हैंड टैक्स लिया जाता है। ये अर्न भी प्रीवियस ईयर में करते हैं और टैक्स का पेमेंट भी प्रीवियस ईयर में ही करते हैं। अब वो आदमी कहेगा साहब 50 लाख रुपए लिए तो क्या मैंने 50 लाख पूरे कमा लिए, इसमें खर्चा नहीं होगा, मेरा शिप नहीं चलेगा, सैलरी नहीं बांटूंगा, पेट्रोल डीजल नहीं लगेगा। तो गवर्नमेंट ने कहा भाई हम 50 लाख तो रिसिप्ट मान रहे हैं, इसका एक फिक्स परसेंटेज 7.5%, ये हम आपकी क्या मानेंगे, इनकम। क्योंकि आप असेसमेंट ईयर में अब अवेलेबल नहीं हो, आपका यहाँ कोई फिक्स इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, आप इंडिया में कोई कंपनी नहीं बना रखी आपने, तो जितनी आपने रिसिप्ट ली है उसका 7.5% आपके इनकम मानेंगे और उस इनकम पर जितना टैक्स बनता हो वो आप अभी चुका दो। तो 7.5 50 लाख की इनकम मानेंगे और उस इनकम पर जितना टैक्स है वो टैक्स हैंड टू हैंड चुकाएगा और उसके बाद ये शिप इंडिया छोड़ेगा। तो ऐसे लोग जो इंडिया छोड़कर जा रहे हैं उनसे गवर्नमेंट हैंड टू हैंड टैक्स मांग लेती। ये अर्न भी प्रीवियस ईयर में करते हैं, टैक्स का पेमेंट भी प्रीवियस ईयर में करते हैं। ऐसे कम से कम 5 कैटेगरी के पर्सन आप इनके नोट्स में देखेंगे तो ये सब आपको नज़र आएंगे। ऐसे पर्सन जिन्होंने अपना बिजनेस क्लोज कर दिया हो, ऐसे पर्सन जो आउट ऑफ इंडिया शिफ्ट हो रहे हो नौकरी के लिए, ऐसे पर्सन जिन्होंने कोई क्लब या सोसाइटी बनाई वो डिसॉल्व हो गई, ऐसे पर्सन जो टैक्स बचाने के लिए कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, तो इन सब लोगों से हैंड टू हैंड टैक्स मांग लेती गवर्नमेंट, वो वेट नहीं करती। तो ये अपनी 2 डेफिनेशन है, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। इनको आप देख लेना और इसके बाद अपन इस इंट्रोडक्शन को कल कंटिन्यू रखेंगे। आज और कल 2 दिन इंट्रोडक्शन चलेगा और उसके बाद अपन इनकम टैक्स स्टार्ट करेंगे। अभी ये इनकम टैक्स स्टार्ट नहीं हुई, ठीक है सर।